हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस बच्चा सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपने उन सभी प्रश्नों को देख लिया होगा और बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों, अगर आपने पिछली सभी वीडियोज को नहीं देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज को बिल्कुल शुरुआत से देख सकते हैं, पहले चैप्टर से। ठीक है बच्चा, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार अपने फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर किया करो, लिंक को भी शेयर किया करो और सभी फ्रेंडों को बताया भी करो। अगर आपका 2022 में वाकई में मैथ के अंदर 90+ नंबर लाने का सपना है तो बच्चा वो सपना मैं आपका पूरा करूँगा। ठीक है, बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब प्रॉब्लम सॉल्व, अब वाईफाई लग गया है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बता ही दिया था। वीडियो आपको डेली मिलेगी, साथ में आपको बहुत सारी चीज़ें भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से तैयारी होगी। फिक्र मत कीजिए, रेगुलर वीडियो देखा करो बच्चा और पूरा देखा करो। देखिए, कोई भी चीज़ सही हो, खासकर मैथ या कोई भी सब्जेक्ट सही यार, जब तक आप उसे कंटिन्यू नहीं देखेंगे या कंटिन्यू पढ़ेंगे नहीं आप उसको, ठीक है, हर एक चीज़ को समझेंगे नहीं तो वो समझ में नहीं आता है। ठीक है बच्चा, तो यही चीज़ यहाँ पर है, आप रेगुलर देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो। जैसे कि आपकी क्लास में पढ़ाई चल रही है, आप ऐसे समझा करो, ठीक है, और पूरा वीडियो देखा करो यार। आधा घंटे की क्लास होती है खींचकर हमारी, ठीक है, उसमें आपको इतनी चीज़ें हम बता देते हैं, वीडियो को बीच में से स्किप मत किया करो। चूँकि मैं बीच में इंपॉर्टेंट बातें बताता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ, तो अगर वो चीज़ें आपसे स्किप हो गई, छूट गई, तो हो सकता है आगे तक के लिए आपके लिए कोई पॉइंट मिस हो जाए। बच्चा, मैं आपको बिल्कुल हर तरीके से एकदम डीपली नॉलेज देना चाहता हूँ मैथ के अंदर। ठीक है बच्चा, और 2022 में आप बाकी में 90+ नंबर लेकर आएंगे, यकीन मानिए। बस वीडियो पूरा देखा करो, डेली देखा करो और वीडियो को यार शेयर भी कर दिया करो। ओके, चलिए तो बच्चा आगे के प्रश्नों को उठा लेते हैं। हमने 3.6 के पहले प्रश्न के बच्चा 6 पार्ट करा दिए थे, आज 7 पार्ट और 8वां पार्ट कराने वाले हैं। और ये क्वेश्चन थोड़े लॉन्ग हैं अपने आप में, और आते हैं बच्चा, लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है। तो तरीका क्या है, तरीका वही है, थोड़ा सा बड़ा होगा। आइए समझते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चा हमें दे रखा है ये, सबसे पहले देखेंगे पहले का 7वां क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट है ये, ठीक है। क्या दे रखा है यहाँ पे, 10/x + y, ये दिया है बच्चा, दिया है 10/x + y प्लस 2/x - y = 4, ठीक है। इसे आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। और दूसरा दे रखा है 15/x + y, 15/x + y -5/x - y = -2। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो बस सबसे पहले ये जो दो समीकरण दे रखी हुए हैं इनको हम रैखिक समीकरण युग्म बनाएंगे, फिर उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, तो रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनाते हैं, देखिए रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए तरीके मैंने आपको बताया था बच्चा। क्या बताया था कि इन दोनों समीकरणों में जो चीज सेम होती है उसको मान लेते हैं बस। ठीक है बच्चा, अब सेम हम सकल पहचान लेते हो, तुम पहचान लो आराम से। देखो यहाँ 10 को छोड़ दो बच्चा, मल्टीप्लाई में तो 1 हर जगह होता है। ओके, तो ये 1/x + y यहाँ भी है और यहाँ भी मल्टीप्लाई में 1 होगा, तो 1/x + y यहाँ भी है, तो दोनों में सेम क्या है, 1/x + y। तो बस इस 1/x + y को ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, a मान लो, b मान लो, p मान लो, q मान लो, कुछ भी मान सकते हैं बच्चा। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं, ठीक है, कुछ भी मानिए। सेम यहाँ देखिए बच्चा, इनटू में 1 है तो 1/x - y, और यहाँ भी इनटू में 1 होगा तो 1/x - y। यहाँ पे 1/x - y सेम है तो इसे मान लीजिए। ठीक है, चलिए तो मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बच्चा, माना 1/x + y = a। समीकरण 1 बन गई, 2 बन गई, इसे बना दो समीकरण नंबर 3। और 1/x - y = b, इसे बना दो समीकरण नंबर 4। ठीक है बच्चा, यहाँ तक कोई समस्या, बस इस सवाल में समीकरण ज्यादा बनेंगी तो कोई दिक्कत नहीं है, समीकरण कितनी भी बन जाए यार, जब सवाल ही सिंपल है तो कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, ये वैल्यूज उठा के यहाँ लगानी है। देखो 1/x + y की जगह क्या माना है हमने, a, तो यहाँ a लगा देंगे और 10 पहले से मौजूद है। ठीक है, तो 10a हो जाएगा और प्लस
यहाँ 2 पहले से मौजूद है और इसकी जगह क्या लग जाएगा 1/x माइनस वाई की जगह b, तो यहाँ b लगा देंगे और बराबर में कितना है बच्चा 4। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या होता है? ऐसी संख्या जो सबके पास हो और जो सबसे छोटी हो। तो देखो 2 यहाँ भी मिल जाएगा, 2 यहाँ भी मिल जाएगा, क्योंकि 10 और 2 में से कॉमन लेंगे तो 2 इन दोनों में छोटा है तो 2 को लेंगे कॉमन, और 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो क्या आएगा बच्चा 2 का कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉमन लेने का जो मतलब होता है वो होता है बच्चा भाग देना। कोई संख्या कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि हम उससे उसमें भाग दे रहे हैं। तो 10 में से 2 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है 10 में 2 से भाग देंगे, तो 2 पंजे 10, 5 बचेगा, 5 बार जाएगा, और a का a और यहाँ 2 एकम 2 और b का b बराबर 4, 2 दूनी 4 कट गया। अब यहाँ क्या बचा बच्चा 5a प्लस 1b बराबर 2, इसे बना दीजिए समीकरण नंबर आप 5। ठीक है, कोई समस्या? ऐसे ही आप इसमें लगाइए बच्चा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 तो ये है और 1/x प्लस वाई की जगह क्या माना है आपने a, माइनस 5 है 1/x माइनस वाई की जगह क्या माना है आपने b बराबर माइनस के 2। आप चाहो तो यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए 5 कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए, 5 कॉमन लेंगे तो 5 तिया 15 a और 5 एकम 5 b बराबर माइनस के 2। अब ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा भाई, 5 से 2 कटेगा कैसे? इसको बटे में भेज दो, तो इसे लिखेंगे 3a माइनस b बराबर माइनस के 2/5। इसे बना दो समीकरण नंबर 6। यहाँ तक कोई समस्या? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है यार। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, बस कॉन्सेप्ट समझा करो, तरीका समझा करो क्या है। ठीक है, अब देखिए इस 5 और 6 समीकरण को सॉल्व करेंगे और a और b के मान निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखो कैसे, यहाँ प्लस का एक b है और यहाँ माइनस का एक b है, तो जोड़ने पर ही कट जाएंगे। अब कहेंगे सर आपने ये कॉमन क्यों लिया था? अगर हम यहाँ कॉमन नहीं लेते ना तो फिर हमें गुणा भी करना पड़ता किसी एक पद को सेम बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ 5 भी होता, यहाँ 1 भी होता, तो ये सेम नहीं थे। एक तो सेम नहीं थे तो पहले गुणा करना पड़ता दोनों समीकरणों में सेम बनाने के लिए, तो सवाल बड़ा हो जाता, इसीलिए हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे जोड़ दो बस। देखो यहाँ भी 1 भी बन गया, यहाँ भी 1 बन गया, जोड़ने भी कट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समीकरण 5 व 6 को जोड़ने पर। ठीक है बच्चा, जोड़ दीजिए। कौन सी विधि से कर रहे हैं? विलोपन विधि से। ठीक है, तो ये कितना है बच्चा? यहाँ पे 5a है और ये b है बराबर 2 में जोड़ेंगे 3a माइनस b बराबर माइनस के 2/5 को। तो जब बच्चा इसको जोड़ेंगे तो देखिए b से तो b कट गया, 3a और 5a कितना हो गया बच्चा? 8a, और 2 में जोड़ना है लेकिन माइनस आ रहा है तो घट जाएगा किसको? 2/5 को। तो 2 में से घटाएंगे 2/5 को, तो एलसीएम आएगा 5, 5 दूनी 10 माइनस 2, यानी फाइनली 8/5 आ जाएगा। तो बराबर 8/5, 8 से 8 कट गया एक बार, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई बच्चा 1/5। आपको दिख तो रहा है ना? ऐसा तो नहीं नीचे का दिख नहीं रहा हो, साफ दिखना चाहिए। यस दिख रहा है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो a की वैल्यू आ गई 1/5। ठीक है, अब b का मान चाहिए, तो इस a के मान को उठा के या तो 5 में लगा दो या 6 में लगा दो। तो 5 में लगा देते हैं। समीकरण 5 में रखने पर, तो रखिए बच्चा, जरा आ जाइए, ये हटा देते हैं हो ना। तो बच्चा समीकरण 5 में देखिए 5 इंटू a की जगह क्या रखने वाले हैं? 1/5। ठीक है, और प्लस b बराबर 2, 5 से 5 कट गया एक बार, तो b यहाँ पे क्या बचा? 1 प्लस b बराबर 2, तो b बराबर 2 माइनस 1, तो b बराबर क्या आ गया बच्चा? 1 आ गया। तो a और b के मान आ गए हमारे। बस अब a और b के मान उठा के कहाँ रखेंगे आप? जहां पर आपने a और b इनको माना था, यहाँ रखेंगे बच्चा 3 और 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख दीजिए। यहाँ पर हमने a माना था ना इसको, तो 1/x प्लस वाई बराबर 5 की जगह क्या लगाने वाले हैं? उसकी वैल्यू 1/5। तो यहाँ तो बच्चा आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो या ये लिख दो पलटने पर। तो पलटेंगे तो क्या होगा? ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। ठीक है,
तो पलट भी सकते हैं, पलटने पर तो पलटेंगे तो ये x प्लस वाई ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा और 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से भाग देंगे x प्लस वाई में, x प्लस वाई आएगा। और ये 1/5 का 5/1 और 1 से 5 में देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 भी आएगा। तो अब यहाँ पर इस सवाल में ये नई बात है, मैंने कहा था ना सवाल थोड़े बड़े हैं, तो क्यों बड़े हैं, क्या रीजन है। यहाँ पर आकर हमारा मान निकल आता था, पीछे के सवालों में एक्स वाई का आंसर हो जाता था, बट यहाँ मान नहीं निकला अभी। यहाँ पर 2 समीकरण भी और बनेंगी बच्चा, ठीक है। जब ए और बी के मान हम यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर 2 समीकरण और बनेंगी। एक तो समीकरण ये, इसे अब नाम दे दो बच्चा आप 7 समीकरण है ये, ठीक है। और ऐसे ही अब बी का मान लगाओ कहाँ पे, 4 में, तो बी का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 4 क्या है बच्चा, ये रहा, तो 1/x माइनस वाई बराबर बी, और बी की वैल्यू निकाली है 1, तो पलटेंगे तो इसको ये 1 x माइनस वाई चला जाएगा ऊपर, और 1 का उल्टा 1 ही होता है। ये हो गया समीकरण नंबर 8। तो इस सवाल में 8 समीकरण बनी है बच्चा, बहुत सिंपल है। पहला यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक ए और बी के जो मान रखे हैं यहाँ पर, यहाँ तक तो सवाल पीछे वाला हो गया। ये 6 समीकरण तो पिछले सवालों में ही बनती थी, इसमें भी बनी है 6, तो भाई 6 समीकरण तक तो सेम सवाल है ये। उसके बाद जब ए और बी के मान इसमें रखेंगे तो 2 समीकरण और बनेंगी, बस इतना काम बढ़ गया है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स वाई के मान आ गए, ठीक है बच्चा, एक्स वाई के मान आ गए। तो देखो अब क्या करेंगे, 7 और 8 को जोड़ने पर समीकरण, क्योंकि जोड़ने भी कट जाएगा, ये माइनस वाई है प्लस वाई है, समीकरण 7 व 8 को जोड़ने पर। समझ तो आ रहा है ना बच्चा, जिन लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो देखिए जोड़ेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बच्चा, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जोड़ेंगे तो माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, 1x 2x और 5 और 1 6, 2 3 6, तो x की वैल्यू आ गई प्यारे 3, 2 3 जा 6, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ओके, अब x का मान आ गया, अब y का और चाहिए बस, तो इस मान को उठा के या तो 8 में लगाओ या 7 में, तो किसी में लगा दो, तो पुट इन 7 कर देते हैं, चलो ठीक है, समीकरण 7 में लगा दो, तो ये रही 7, x की जगह 3 और प्लस y बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर आ गया 2, फाइनली आंसर, ठीक है। लिखेंगे तो यहाँ पे अतः x बराबर 3 और y बराबर 5 आंसर। इस तरीके से ये सवाल सॉल्व हो गया। तो ये इतना बड़ा था, कुछ नहीं करना, फिर समझ लीजिए यहाँ पर इन दोनों समीकरणों में जो सेम है उसको एक को a मान लो, एक को b मान लो, और a और b लगा दो, फिर यहाँ से 2 समीकरण बनेंगी, 4 और 3 और 4, ठीक है। फिर उन दोनों को सॉल्व करके a b के मान निकाल दो, ठीक है बच्चा, उन दोनों को सॉल्व करके a b के मान निकाल दो। ये 3 और 4 बन गई, फिर a और b के मान लगाएंगे तो 5 और 6 समीकरण बन जाएंगी, फिर इन दोनों को सॉल्व करके a और b के मान आ जाएंगे, a और b के मान उठा के इसमें लगाने हैं, तो यहाँ से 2 समीकरण और बनेंगी, बस ये नया काम है इस सवाल में, इन दोनों को सॉल्व करना है और एक्स वाई के मान आ गए, ठीक है बच्चा। एक शॉर्ट ट्रिक अब आप समझ लीजिए, वैसे यहाँ पे यूज मत करना, फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। जब भी कभी आपको 2 चीज़ों को जोड़ के बराबर दे रखा हो और 2 चीज़ों के घटाव के बराबर दे रखा हो, फिर सुन लीजिए शॉर्ट ट्रिक, डायरेक्ट मान निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक समझ लो बच्चा 20 है, जो कि आगे जाके आपको काम आएंगी जब आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, जब भी कभी आपको 2 राशियों को जोड़ के कुछ दे रखा हो और उन्हीं 2 राशियों को घटा के कुछ दे रखा हो, जैसे आपको यहाँ दे रखा है x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1, जब भी कभी तुम्हें ऐसी समीकरण दे रखी हैं और आपको x y का मान निकालना, डायरेक्ट क्या करना है, x का मान चाहिए, इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, x का मान चाहिए, इन दोनों को जोड़ो, 6 आधा करो 3, x का मान 3 आ गया, और 6 करो, x का मान 3 ही आ रहा था। y का मान चाहिए, इन दोनों को घटाओ आधा कर दो, इन दोनों को घटाओ, 5 में से 1 गया, 4, 4 का आधा 2, y का मान 2 आ गया, 2 ही आ रहा था, ठीक है। तो जब भी कभी आपको इस टाइप की 2 समीकरण दे रखी हो, डायरेक्ट मान निकालना है, इन दोनों को जोड़ो और आधा करो तो x का मान मिलेगा, और इन दोनों को घटा के आधा करेंगे तो y का मान मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक थी, कोई दिक्कत नहीं, साइड में रख लीजिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो सवाल समझ में आ गया, 7वां सवाल, ठीक है, बड़ा सवाल था लेकिन बहुत इत्मीनान से शांति से किया, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया, कहानी खत्म, ठीक है बच्चा। चलिए तो आपका 7वां सवाल खत्म हो गया। जिन लोगों ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है
और शेयर नहीं किया तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, ठीक है बच्चा। चलिए अब पहले का लास्ट पार्ट और है बच्चा, 8वां सवाल है। आइए समझते हैं क्या दे रखा है। देखो 1/8वां सवाल है ना, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसे डाल दो समीकरण 1। और एक और दे रखा है 1/2 3x प्लस वाई और माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस के 1/8 समीकरण 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण कितनी भी खतरनाक क्यों ना दे रखी हो, आपको कुछ नहीं करना है, जो तरीका बताया उस पर फोकस करना है। क्या कि दोनों में बस सेम देख लो बच्चा, हम शकलों को पहचान लो। और हम शकल तो पहचान लेते हैं आप, दोनों एक जैसी शकल के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 1/3x प्लस वाई है और यहाँ भी देखो 1/3x प्लस वाई है। इस 2 से बात ही मत करो, इस 2 को छुपा लो। देखो ये दोनों सेम नहीं हो गए, यहाँ पर मैं इस 2 को छुपा लूंगा तो ये दोनों सेम नहीं हो गए, तो बस इन्हीं को मानना है। ठीक है, तो मान लीजिए, माना 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू a। 2 के बाद समीकरण 3 बना दो इसे। ठीक है, और 1/3x माइनस वाई बराबर b, इसे समीकरण नंबर 4 बना दो। कहानी खत्म। अब इनको आपने a माना है, इनको आपने b माना है। भैया a और b के मानों को यहाँ पे लगा दो, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह क्या माना है हमने a, तो a लगा दो, और प्लस इसकी जगह क्या माना है आपने b, तो b लगा दो, और बराबर में क्या दे रखा है 3/4। इसको कौन से नाम देंगे आप, इस समीकरण को आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 4 के बाद 5 बच्चा। ठीक है, ऐसे इसमें आ जाओ तो देखो इसको इसकी जगह आपने माना है, इसकी जगह a, तो a लगा दो, और बटे में क्या है 2, तो 2 रहने दो भाई, 2 तो बटे में है तो बटे में आएगा, ऊपर तो ऊपर आता। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस, इसकी जगह आपने क्या माना है b, और बटे में क्या है 2, तो 2 बराबर माइनस के 1/8। ठीक है, अब देखो यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो 1/2 कॉमन ले लो, जो चीज सेम होती है उसे कॉमन ले लेते हैं। तो 1/2 देखिए इनटू में 1 है, इनटू में 1 है, तो 1/2 बाहर निकाल लो। आ जा भाई तू बाहर आ जा पहले। 1/2 अंदर क्या बचा, a माइनस b बचा, बस बराबर माइनस के 1/8। देखो ये भी नीचे है और ये भी नीचे है, तो 2 से 2, 2 से 4, 2 चौक 8 कट गया बच्चा। तो a माइनस b बराबर आ गया माइनस के 1/4। कहानी खत्म, समीकरण नंबर 6 हो गया। ठीक है, अब इस 5 समीकरण और 6 समीकरण को सॉल्व करके a और b के मान निकालने, प्रतिस्थापन विलोपन किसी से भी सॉल्व कर लो। ज़्यादातर हम जो है विलोपन से सॉल्व करते हैं, प्रतिस्थापन से भी हो सकता है। अब देखिए 5 और 6 को क्या करें, जोड़ दो, जोड़ने पे काम हो जाएगा। क्यों, यहाँ a b है और यहाँ माइनस b है, जोड़ने भी घट जाएगा। अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे या उनके सर ने कराया होगा कि क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस 4 का गुणा कर लेंगे इसमें, तो इस समीकरण को थोड़ा सा अच्छा सा बना लेंगे, सुंदर सा प्यारा सा बना लेंगे। लेकिन बच्चा वहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, आप क्या करो, 4 का गुणा कर लोगे तो यहाँ 4 भी हो जाएगा, इधर 4 का गुणा कर लोगे तो यहाँ भी 4 भी हो जाएगा, तब भी कट रहा है बच्चा, तब भी कट रहा है, नो प्रॉब्लम। तो तब भी आप कर सकते हैं, हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कटता नहीं है, तो समीकरणों को सेम बनाना पड़ता है, फिर तो एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, बट यहाँ पे काम हो रहा है क्योंकि ये यहाँ भी बटे में 4 है और यहाँ भी बटे में 4 है, तो काम बन रहा है आराम से। ठीक है, तो आप बना भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो तो या फिर बना लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लेते हैं। ऐसा करो, इस 4 का गुणा कर लो इधर। ठीक है, तो 4 का गुणा करेंगे a में तो 4a, 4 का b में तो 4b बराबर 3। इसको दे दो समीकरण नंबर 5 का नाम। ऐसे यहाँ भी आप ऐसे ही कर लो, इस 4 का गुणा कर दो इधर। ठीक है, तो 4 का a में 4a और 4 का माइनस b में तो माइनस के 4b बराबर माइनस के 6। ठीक है, हाँ अगर यहाँ बटे में कुछ और संख्या होती, यहाँ बटे में कुछ और संख्या होती तो फिर ज्ञान नहीं था गुणा करने में, फिर लाइन बढ़ जाती है। ठीक है, सेम हो तो कर लो, नो प्रॉब्लम। ठीक है बच्चा, चलो अब देखो 5 और 6 को क्या करेंगे, जोड़ने भी काम हो जाएगा। प्लस का 4 भी है, माइनस का 4 भी है, तो यहाँ लिखो समीकरण 5 प्लस 6 करने पर। ठीक है बच्चा, तो देखिए 4a प्लस 4b बराबर 3 और 4a माइनस 4b बराबर -1। जोड़ेंगे तो प्लस माइनस के कट गए,
4a 8a और 3 में से 1 गया तो 2, तो a की वैल्यू आ जाएगी 2/8, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो a की वैल्यू आ गई 1/4। ठीक है, अब b का मान चाहिए तो इस वैल्यू को उठा के या तो समीकरण 4 में लगाओ या उसमें लगाओ, और 5 में लगाओ या 6 में लगाओ। तो 5 में लगा तो चलो पुट इन फिफ्थ। तो फिफ्थ कौन सी है बच्चा? आपकी समीकरण फिफ्थ कहाँ गई? फिफ्थ है ये। ठीक है, तो यहाँ देखो 4 इंटू ए की जगह 1/4 और प्लस 4b बराबर 3, 4 से 4 कट गया, 1 बचा, 1 को इधर ले जाओ तो 4b बराबर 3 - 1, तो 4b बराबर 2, तो b बराबर 2/4 आ जाएगा बटे में, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 1/2। तो बस a और b के मान आ गए, सवाल सॉल्व। यहाँ तक तो हम पीछे के सवालों में सॉल्व कर देते, अभी तो मान और लगाने इसके, a और b के मान उठा के कहाँ लगाना है? 3 में और 4 में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखो बच्चा समीकरण 3 क्या है? यही देखो 1/3x + y बराबर a की वैल्यू 1/4, तो पलट दो, पलटने पर, तो पलटेंगे तो देखिए क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा 3x + y और 1/4 को पलटेंगे तो 4 हो जाएगा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 7। ठीक है, ऐसे ही अब b का मान रखेंगे समीकरण 4 में। ठीक है, तो b का मान समीकरण 4 में रखने पर, रखिए बच्चा। तो देखो ये है समीकरण 4, तो यहां पर लिखेंगे आप 1/3x - y = b की वैल्यू कितनी है? 1/2। यहां भी पलट दो, तो पलटेंगे तो ये 3x - y ऊपर और ये 2 ऊपर, इसको देते हो समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब इन समीकरण 7 और समीकरण 8 को सॉल्व कर लो। यहाँ माइनस का y है या प्लस का y है, जोड़ने भी कट जाएगा, तो जोड़ दो बच्चा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 7 + 8 करने पर, तो करो बच्चा। तो 7 है आपकी 3x + y = 4 और 8 है 3x - y = 2। जोड़ेंगे तो -y से +y कट गया, 3x 3x 6x और 4 और 2 6, 6 से 6 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई 1 और कट गया। ठीक है, अब y का मान और चाहिए, तो इस x के मान को या तो 7 में लगा दो या 8 में, तो पुट इन 7 कर दो। चलो ठीक है, तो 7 समीकरण ये रही, तो 3 इंटू x की जगह 1 और प्लस y = 4, तो 3 एकम 3 को तरफ भेज दो, तो y बराबर 4 - 3, तो y बराबर आ गया a। ठीक है, क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 1 और y बराबर 1, फाइनली आंसर। इस तरीके से आपके 7 सवाल नंबर 7 पहले का और सवाल नंबर 8 दोनों बच्चा सॉल्व हो गए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्या था इसका कॉन्सेप्ट करने का। ठीक है, तो चीज़ें समझ में तो आ रही हैं ना, बस समझ में ही आनी चाहिए आपको। अब बच्चा अगला सवाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, दूसरे का फर्स्ट, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बहुत बार आया है, जिसे हम नाव धारा सवाल बोलते हैं। नाव और धारा का सवाल है ये सवाल, कंपटीशन में भी पूछा जाता है, रेलवे बैंक वगैरह के ऐसे पेपरों में भी पूछा जाता है, बट वहाँ पर हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, 1 लाइन का सवाल है, लेकिन यहाँ पर 1 पेज का सवाल है। ठीक है, बड़ा करना पड़ेगा तभी नंबर मिलते हैं बच्चा। ठीक है, तो समझ में आ गया 8वां सवाल। तो इस तरीके से पहले के 8 पार्ट ये बच्चा, 8 पार्ट आपके सॉल्व। समझ में आ गए 8 पार्ट? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर मार दिया करो जिन लोगों ने नहीं किया है। ठीक है बच्चा, साथ में बच्चा अगर आपको देखिए नोट्स चाहिए, प्रैक्टिस सेट्स पेपर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तो बच्चा आपको एक हमारा पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसमें ज्वाइन होने की फीस ना मात्र सिर्फ 300 रुपये। यार 300 रुपये में क्या आता है? कुछ नहीं आता है। 300 रुपये अगर आप ऑफलाइन पढ़ने जाएंगे ना, तो वहाँ से भी कम फीस है। 300 रुपये 1 महीने की फीस है, या पूरे 1 साल में 300 रुपये में आपको नोट्स देंगे, पूरे हाथ से लिखे हुए पूरे मैथ का सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, पेपर में क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए मॉडल पेपर देंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत। तो यार क्यों नहीं आएंगे 90+ भाई, आप 100/100 ले आओगे, इतनी सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, पढ़ा रहे हैं सारी चीज़ें,
कैसे नहीं लेके आओगे, मैथ में 1 महीने में इम्प्रूव आ जाएगा। कंटिन्यू पढ़ के तो देखो प्यारे, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बच्चा आपके 3 पार्ट हैं, तो ध्यान से समझिए पहले पार्ट को। ऐसा सवाल जब भी आता है तो आपको 4 लाइनें हमेशा लिखनी पड़ती हैं। पहले सवाल को पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसमें लिखा है निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये जो समस्या दे रखी हैं इनको रैखिक समीकरणों के जोड़े बनाने, इनसे पढ़ के इन समस्याओं के, ठीक है, और फिर उनके हल करने, समस्याओं को हल करना है, ठीक है बच्चा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलो देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है कि ऋतु है कोई लड़की, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में। मैंने कहा हवा जा रही है, इस दिशा में हवा जा रही है तो इसी दिशा में आप चल दो। जिधर हवा चल रही है उधर ही आप चल रहे हो, तो मतलब आप हवा के अनुकूल हो। जिधर पानी बह रहा है आप भी उसी दिशा में जा रहे हो, तो मतलब आप पानी के अनुकूल जा रहे हो। समझ में आया? तो इन शब्दों का मतलब समझिए पहले। अनुकूल का मतलब होता है उसी दिशा में, ठीक है बच्चा, उसी दिशा में। अनुकूल का मतलब है बच्चा उसी दिशा में, उसी दिशा में। तो समझ, मेरी अपनी भाषा में लिख रहा हूँ, आप समझ रहे हैं ना। अनुकूल है, किसी के अनुकूल हैं आप, तो वो जिस दिशा में जा रहा है आप उसी दिशा में आप भी जा रहे हैं, तो आप उसके अनुकूल हो गए, ठीक है। और प्रतिकूल का मतलब है विपरीत दिशा में, प्रतिकूल, समझ गए होंगे आप, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, यानी जिधर वो जा रहा है पानी आप उसकी उल्टी दिशा में जा रहे हो। पानी जा रहा है इधर तो आप आ रहे हो इधर, तो आप उस पानी के विपरीत हो गए, प्रतिकूल हो गए, ठीक है बच्चा। चलो अब देखिए यहाँ पे कहा ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। धारा के अनुकूल मतलब जिधर पानी की धारा जा रही है ऋतु भी उधर ही तैर रही है, उसी दिशा में तैर रही है, ठीक है। जिधर पानी बह रहा है, जिधर पानी की धारा जा रही है उसी दिशा में ऋतु भी तैर रही है, तो वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तक तैर जाती है बच्चा, जिधर पानी बह रहा है उधर ही, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल नहीं, धारा की विपरीत दिशा में, यानी पानी बह रहा है इधर तो वो तैर रही है उसके उल्टी दिशा में, अपोजिट साइड में, ठीक है। विपरीत दिशा में वो 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर ही तैर पाती है, तो बिल्कुल भैया कम ही तैर पाएगी, सीधी सी बात है भाई। आपने एग्जाम्पल कभी देखा होगा, जब मान लो आप साइकिल चला रहे हैं तो हवा चल रही है बहुत तेज, मान लीजिए इस दिशा में, तो आप भी उसी दिशा में साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी साइकिल तेज चलती है, क्योंकि उसमें 2 बल काम करते हैं, एक तो हवा का बल और एक आप जो पैडल मार रहे हैं ना आपका शारीरिक बल, वो 2 बल काम करते हैं, तो दुगनी स्पीड से भागती है, या स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जब आपने कभी देखा होगा आप स्कूल से आ रहे हैं और हवा चल गई उल्टी, मुंह पे हवा लग रही है, आप जा रहे हैं इधर, हवा चल रही है इधर, तो भाई साहब आपकी पूरी जान निकल जाती है, पूरे अड़ जाते हो, मुश्किल से साइकिल खिंच पाती है आगे की ओर, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ आप दूरी कम चल पाते हैं, क्यों? क्योंकि आप बल लगा रहे हैं इधर, हवा लगा रही है इधर, तो बल कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, तो साइकिल धीमे चलती है, और धीमे चलेगी तो भाई समय ज़्यादा लगेगा दूरी तय करने में, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए तो यही कहा है, तो यहाँ पे कह रहे हैं ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर तैरती है, ठीक है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल बताओ। यानी स्थिर जल समझ रहे हैं आप, जब पानी रुका हुआ हो, वो ना तो इधर चल रहा है ना इधर, कहीं नहीं चल रहा, ऐसे कहते हैं गड्ढा कर दिया और एक गड्ढे में पानी भर दिया। ये गांव में पोखरें होती हैं, तालाब होते हैं, उनमें पानी भर दिया, तो उस तालाब में भरा हुआ पानी तो ठहरा हुआ पानी होता है। ठहरा हुआ मतलब समझ रहे हैं आप, वो ना तो इधर बह रहा है ना इधर बह रहा है, क्योंकि उसे जाने के लिए कहीं दिशा ही नहीं मिल रही है, तो वो ठहरा हुआ पानी है। तो अगर उस ठहरे हुए पानी में ऋतु से नाव चलवाएं तो उसकी चाल क्या होगी, ऋतु की नाव की, ये बतानी है, ठीक है। और पानी की चाल कितनी है, पानी की चाल बताओ, जो पानी जा रहा है अपनी चाल से, उस पानी की चाल कितनी है, ये चीज़ पूछी है हमसे। तो ये जो पूछी है, क्यों पूछी है? क्योंकि हमें पता नहीं है, पता होती तो क्यों पूछता, वो पूछी नहीं है इसीलिए, तो मतलब पता नहीं इसलिए तो वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चा। चलिए तो अब मानना पड़ेगा हमें, तो मानो बच्चा, तो यहाँ मानेंगे बच्चा। एक तो हमसे ऋतु की चाल पूछी है शांत जल में, और एक धारा की चाल, दोनों पूछी है, दोनों माननी पड़ेंगी, पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मानेंगे बच्चा, माना ऋतु की शांत जल में
चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मान ली कि ऋतु की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है शांत जल में। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे माना धारा की चाल, एक धारा की पूछे, धारा की चाल, धारा की चाल क्या मानी हमने, y किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जो सब शांत पानी हो, पानी कहीं भी नहीं बह रहा हो, उसमें ऋतु अगर नाव चलाएगी तो हमने ये मान लिया कि वो 1 घंटे में x किलोमीटर चलाएगी। और जो पानी बह रहा है उस पानी की जो चाल है वो हमने मान ली कि पानी 1 घंटे में y किलोमीटर जाता है, यानी y किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों को मान लिया। अब एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा, पानी या धारा भी बोल सकते हैं, पानी धारा एक ही बात है बच्चा ना। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल निकालेंगे यहाँ पे, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। धारा के अनुकूल कैसे, जिधर पानी बह रहा है उधर ही नीतू नाव चला रही है, ऋतु जिधर पानी बह रहा है उधर ही ऋतु नाव चला रही है, तो नाव उसकी तेज जाएगी आगे बढ़ती हुई। भाई जिधर पानी बह रहा है उसी दिशा में ऋतु चला रही है नाव, तो नाव तेज दौड़ेगी ना, क्योंकि ये तो ऋतु अपना वो चप्पा होता है, क्या होता है, उससे बल लगा के आगे बढ़ा रही है नाव को, और एक पानी खुद आगे बढ़ रहा है, तो 2 स्पीड काम करेंगी, तो डबल स्पीड यानी जुड़ जाएगी स्पीड, नाव की चाल भी जुड़ जाएगी और धारा की चाल भी जुड़ जाएगी। क्योंकि जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है, तो पानी की चाल हो गई y और इसकी चाल हो गई x, तो दोनों एक ही दिशा में जा रही हैं, तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी। ठीक है, पानी की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो धारा के अनुकूल ऋतु की चाल क्या होगी, जल की चाल x और जो उसकी नाव की चाल और फिर प्लस धारा की चाल, दोनों जुड़ जाएंगी, x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ रहा है, जिधर पानी बह रहा है अगर हम उधर ही नाव चला रहे हैं तो वहां पे चाल जुड़ती हैं, एक तो पानी बह रहा है उसकी चाल जुड़ेगी और एक नाव की चाल जुड़ेगी। ठीक है, पहले नाव की लिखेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होती है भैया। अगर नाव की चाल कम हो गई तो वो चलाने वाला है ना वो बह जाएगा। ठीक है, इसीलिए प्रश्न में कम ही देते हैं हमेशा। ठीक है, पानी की चाल और नाव की चाल ज़्यादा देते हैं प्रश्न के अंदर। हकीकत में तो बहुत कुछ हो रहा है, हकीकत में तो बच्चा पानी की चाल बढ़ जाती है और नाव की चाल जहाँ कम हो गई और पानी की चाल ज़्यादा है तो बच्चा बह जाएगा वो नाव को लेके। ठीक है, तो भैया अनुकूल दिशा में क्या होगा, नाव की चाल प्लस धारा की चाल। ठीक है, और धारा के प्रतिकूल यानी कि विपरीत दिशा में प्रतिकूल ऋतु की चाल या ऋतु की नाव की चाल एक ही बात है, तो इसमें घट जाएगा बच्चा नाव की चाल में से धारा की चाल। यहाँ ध्यान आपको हमेशा ये रखना है कि नाव की चाल में से हमेशा धारा की चाल घटानी है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में हमेशा नाव की चाल ज़्यादा होती है और पानी की चाल कम। ठीक है, अगर मान लीजिए पानी इधर जा रहा है, पानी और ऋतु आ रही है इधर, और ऋतु की चाल कम हो गई और इसकी ज़्यादा हो गई, तो बच्चा पानी की चाल ज़्यादा है तो पानी जा रहा है इधर और ऋतु आ रही है इधर, ऋतु की चाल कम है तो पानी ऋतु को बाहर नहीं ले जाएगा। तो प्रश्न में अगर ऋतु बह जाएगी तो चाल किसकी निकालेंगे भैया। इसलिए हमेशा जो है नाव की चाल ज़्यादा दी जाती है प्रश्न में, और हम ज़्यादा ही मान के चलते हैं, कम मत मान लीजिएगा वरना बह जाएगी, किसका निकालोगे फिर वैल्यू, चली जाएगी वो तो बह के। चलिए ठीक है बच्चा, चलिए तो हमेशा आप क्या करना है, आपको हमेशा नाव की चाल में से धारा की चाल घटानी है। ठीक है बच्चा, तो धारा की दिशा में ऋतु की चाल x प्लस वाई और धारा की विपरीत दिशा में x माइनस वाई। ये 4 लाइन आपको इस टाइप के सवाल में हमेशा लिखनी होती है जब भी ये सवाल आता है, बस नाम वगैरह बदल जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पढ़ेंगे हम प्रश्नानुसार। बच्चे तुम कायदे से सवालों को करा रहा हूँ, अब सच बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे प्रश्न में कराए ना तो 1.1 नंबर भी आपका नहीं कर सकता, पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, बहुत पसीना बहा रहा हूँ, देख भी रहे हैं आप चेहरे पे पसीना बह रहा है यार, मेहनत कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, ज़्यादा से ज़्यादा नए स्टूडेंटों को जोड़ा करो। ठीक है बच्चा, चलिए अब देखिए, तो अब आगे पढ़ते हैं क्या कहा है। इतना तो आपको 4 लाइन लिखनी है। अब इसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में कहा है बच्चा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। पहली शर्त, फर्स्ट शर्त, धारा की दिशा में या हम बोल सकते हैं
अनुकूल, क्या अनुकूल, धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी, 2 घंटे में तय दूरी कितनी है, बराबर 20 किलोमीटर। 2 घंटे में 20 किलोमीटर चली जाती है, कब, धारा की दिशा में। तो देखिए बच्चा, यहां पर एक फॉर्मूला यूज होगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले का बहुत महत्व है। अब देखिए यहां पर समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, तो समय की जगह लगा दो 2। दूरी कितनी आ रहा है वो 20 किलोमीटर, तो दूरी की जगह लगा दो 20। और चाल क्या है, तो चाल बच्चा 2 तरह की है हमारे पास, एक पानी की दिशा में, एक पानी की विपरीत दिशा में, एक पानी के अनुकूल, एक प्रतिकूल। तो यहाँ पर अनुकूल की बात हो रही है। देखो, धारा के अनुकूल, धारा की दिशा में मतलब अनुकूल, तो अनुकूल वाली चाल लगाएंगे। तो धारा के अनुकूल चाल क्या है, x प्लस वाई, तो चाल की जगह आ जाएगा x प्लस वाई। यहाँ से बनेगी समीकरण। बात समझ में आ रही है आपको। सबसे पहले प्रश्नानुसार फर्स्ट शर्त में क्या है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाते हैं, तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। तो कितने घंटे में, 2 घंटे में, तो समय की जगह 2 लगा दिया। दूरी कितनी जाते हैं 20 किलोमीटर, तो दूरी की जगह 20 लगा दिया। और धारा के अनुकूल जा रहे हैं, तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है, x प्लस वाई, तो x प्लस वाई लगा दी चाल की जगह। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 एकम 2 और 2 धाई 20। अब इस x प्लस वाई का इस 1 में गुणा कर दो, तो x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण नंबर 1 समझ में आ गई। ये पहली समीकरण बन गई। अब ऐसे दूसरी शर्त को पढ़ के दूसरी समीकरण बनाएंगे। सेकंड शर्त, सेकंड शर्त में कहा है कि वो ऋतु जो है धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर चल पाती है ना। उसकी नाव जो है 4 ही है ना, यस 4 है। तो यहाँ लिखेंगे धारा के प्रतिकूल, यानी कि विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में चली दूरी कितनी है, चली दूरी सिर्फ 4 किलोमीटर। सीधे सीधे कहा है किताब में। ठीक है। तो अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़ भी रहे होंगे। तो बच्चा यहाँ पर देखो वही फॉर्मूला, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना लग रहा है आपके, उसे 2 घंटे ही लग रहे हैं बच्चा। और दूरी कितनी जा रही है, सिर्फ 4 किलोमीटर, तो 4। और चाल क्या है, तो धारा के प्रतिकूल है आपके, तो धारा के प्रतिकूल वाली चाल लगेगी। तो धारा के प्रतिकूल चाल क्या मानी है हमने, x माइनस वाई। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और इस x माइनस वाई का 1 में कर दो गुणा, तो x माइनस वाई बराबर इधर क्या बचा 2। समीकरण नंबर 2। बस अब इन दोनों समीकरणों को सॉल्व कर लो, x वाई के मान आ गए आंसर। ठीक है बच्चा। तो किस तरीके से हमने भारी समस्या को पढ़ा, समझा और बहुत सिंपल तरीके से समीकरणें बना ली। समीकरण सॉल्व करना हम शुरू से सीख रहे हैं इस चैप्टर में। 2 चर राशि वाली रैखिक समीकरणों को सॉल्व करना, बस 2 चर राशि वाली रैखिक समीकरण बनेंगे, सॉल्व कर लो किसी भी विधि से, प्रतिस्थापन, विलोपन, बज्रगुणन या ग्राफी विधि, जो समझ में आए उससे कर लो। वैसे ज़्यादातर आप जो है इसको विलोपन से करा करो, अच्छा रहता है, सिंपल पड़ता है और जल्दी हो जाता है। देखो x प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 कर दो। क्यों कर रहे हैं बच्चा हम, देखो यहाँ प्लस का वाई है या माइनस का वाई है, जोड़ने पे कट जाएगा, बराबर है x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 11, नहीं 11 नहीं बच्चा 2 है ना। अब जोड़ने पे इधर कट गया, 1x 1x 2x और 10 और 2 12, 2 से काटेंगे 6 बार, तो x बराबर आ गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब x का मान तो आ गया, y का मान और चाहिए, तो इस x के मान को या तो 1 में लगाओ या 2 में लगाओ, तो कहीं भी लगा दो, पुट इन सेकंड लगा दो। चलो तुम कहो सेकंड मान लेते हैं, ठीक है बच्चा। तो सेकंड में लगाओ बच्चा, सेकंड कहाँ है, ये रही। तो x की जगह क्या लगाने वाले हैं 6 माइनस वाई बराबर 2। इस माइनस वाई को उधर ले आओ और 2 को ले आओ उधर, तो -2 हो जाएगा और माइनस वाई जाएगा प्लस वाई। 6 में से 2 गया 4 बराबर वाई। तो यहाँ पे भैया वाई का मान आ गया 4, ठीक है। तो एक्स वाई ही तो हमने माने थे आगे। अब पूछ लो यहाँ पे हमने क्या पूछी थी, हमसे पूछी थी ऋतु की शांत जल में चाल, तो क्या मानी थी हमने x, और x की वैल्यू आ रही है 6। यहाँ लिखेंगे अतः ऋतु की शांत जल में चाल क्या मानी थी हमने, x मानी थी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6, तो बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
यानी ऋतु अगर तालाब, बहुत बड़ा तालाब है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो ठहरा हुआ पानी है, तो उस ठहरे हुए पानी में अगर ऋतु से नाव चलवाएंगे तो वो 1 घंटे में सिर्फ 6 किलोमीटर जा पाएगी। ठीक है। और पानी की चाल यानी धारा की चाल पूछी थी हमसे, तो धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने मानी थी बच्चा क्या, y, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो पानी बह रहा था उस पानी की जो स्पीड है वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर की स्पीड है, यानी पानी 1 घंटे में 4 किलोमीटर बह जाएगा, वो उस पानी की स्पीड है। ठीक है, तो पानी की स्पीड भी आ गई और ऋतु की नाव की स्पीड भी आ गई। ठीक है बच्चा, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 या 8 नंबर में पूछा जाता है सीधे बच्चे ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब बाकी कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें अगले वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ यार हमारे वीडियो को शेयर किया करो, लिंक स्टेटस पे लगाया करो। ठीक है बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को बताया करो। जय हिंद, जय भारत।